अगर हम आज के इस विषय के बारे में सोचें तो एक तरफ हमारे पास लगभग 25,000 टन सोना है। मतलब ये वो सोना है जो भारतीय घरों की तिजोरियों में और बैंक के लॉकरों में बिल्कुल सुरक्षित रखा हुआ है। और दूसरी तरफ हजारों किलोमीटर दूर पश्चिमी एशिया में बम गिर रहे हैं और हमारा विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व तेजी से खाली होता जा रहा है। बिल्कुल। और आमतौर पर देखिए, जब भी हमारे घरों में किसी शादी की बात शुरू होती है तो सबसे पहली चर्चा किस चीज की होती है? गहनों की, राइट? हाँ, जाहिर सी बात है, लोग तुरंत कैटलॉग देखने लगते हैं। वही तो, लोग बजट बनाते हैं, सुनार के पास जाने की तैयारी करते हैं। ये सब एक बेहद खुशी का और पूरी तरह से मतलब एक पारिवारिक फैसला लगता है। लेकिन आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का विषय यही है। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एक डाइनिंग टेबल पर लिया गया ये व्यक्तिगत फैसला सीधे तौर पर एक बड़े भू राजनीतिक संकट से जुड़ जाता है। ये एक बहुत ही दिलचस्प एंगल है ना? तो हम उस अप्रत्याशित अपील की गहराई में जा रहे हैं जो हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा की गई है। उन्होंने देशवासियों से आग्रह किया है कि वे 1 साल तक शादियों या किसी भी समारोह के लिए सोना खरीदने से बचें। साथ ही मतलब विदेश यात्राओं को टालने और ईंधन बचाने की भी बात कही गई है। और मैं यहाँ ये साफ कर दूं कि यह महज एक साधारण सरकारी संदेश नहीं है। ये दरअसल एक बहुत बड़े आर्थिक तूफान से बचने की तैयारी है। जब करोड़ों लोग एक साथ सोना खरीदने का फैसला लेते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था पर जो भारी दबाव पड़ता है वो राष्ट्रीय स्तर की एक गंभीर समस्या बन जाता है। सही कहा। और आज हमारे पास इस पूरे मुद्दे की तह तक जाने के लिए कई बेहतरीन स्रोत मौजूद हैं। हम मिंट, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस और न्यूज लॉन्ड्री जैसे न्यूज आउटलेट्स की विस्तृत रिपोर्ट्स खंगाल रहे हैं। हाँ, और इसके साथ ही हमारे पास गुड रिटर्न्स और कवर फॉक्स के आर्थिक विश्लेषण भी हैं। बिल्कुल। और टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बेहद दिलचस्प ओपिनियन पीस भी है, साथ ही IJVRA का एक अकादमिक शोध पत्र भी। तो हमारा मिशन आज ये समझना है कि आखिर सरकार को आम जनता की सोना खरीदने से इतनी आपत्ति क्यों है और कैसे एक घर की शादी का बजट वैश्विक युद्धों, विदेशी मुद्रा भंडार और ये बहुत जरूरी है, व्यवहार आधारित शासन या बिहेवियरल गवर्नेंस के मनोविज्ञान से जुड़ जाता है। तो शुरुआत अगर पश्चिम एशिया से करें, जहां अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो तनाव की स्थिति बनी हुई है, उसका सबसे पहला और सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। कच्चे तेल की कीमतों के रूप में। बिल्कुल। कच्चे तेल की कीमतों में जो उछाल आया वही वो असल चिंगारी है जिसने इस पूरे संकट को जन्म दिया है। हमारे स्रोतों के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के कारण कच्चे तेल की कीमत $69 प्रति बैरल से उछलकर लगभग $109 प्रति बैरल के करीब पहुंच गई है। बाप रे, $109। हाँ, और देखिए, भारत अपनी जरूरत का 80 से 85% कच्चा तेल आयात करता है, यानी बाहर से मंगवाता है। तो रिजर्व बैंक के डेटा के हवाले से स्रोत बताते हैं कि अगर तेल के आयात बिल में सिर्फ 10% की वृद्धि होती है तो देश की आर्थिक विकास दर 15 बेसिस पॉइंट गिर जाती है और महंगाई 30 बेसिस पॉइंट बढ़ जाती है। एक मिनट, इन आंकड़ों को थोड़ा जमीनी स्तर पर समझते हैं। मतलब एक आम इंसान के लिए इन 15 बेसिस पॉइंट या 30 बेसिस पॉइंट का असल जिंदगी में क्या मतलब है? ये तकनीकी शब्द रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे प्रभावित करते हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, 100 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 1%। तो 15 बेसिस पॉइंट यानी 0.15% की गिरावट। कागज पर पढ़ने में ये बहुत छोटा आंकड़ा लगता है। हाँ, काफी छोटा लगता है। लेकिन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के स्तर पर इसका मतलब है कि हजारों करोड़ों रुपए का उत्पादन रुक जाना, फैक्ट्रियों में काम धीमा हो जाता है, नई परियोजनाओं में निवेश रुक जाता है, और अगर सीधी भाषा में कहूं तो बाजार में हजारों नई नौकरियों का पैदा होना बंद हो जाता है। ओहो, मतलब सीधा असर रोजगार पे। बिल्कुल। और इसी तरह जब महंगाई 30 बेसिस पॉइंट बढ़ती है तो इसका मतलब है कि पेट्रोल, डीजल से लेकर घर का राशन, सब्जियां और ट्रांसपोर्टेशन, इन सब की लागत चुपचाप बढ़ जाती है और लोगों की जो बचत है वो कम होने लगती है। और इसमें सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इस कच्चे तेल के लिए सारा भुगतान हमें अमेरिकी डॉलर में करना पड़ता है। यानी देश का डॉलर का खर्च अचानक से बहुत तेजी से बढ़ गया है। हाँ, और समस्या सिर्फ तेल की नहीं है, ये एक दोहरी समस्या है। एक तरफ कच्चे तेल ने डॉलर की मांग बढ़ा दी है और दूसरी तरफ सोने का आयात भी एक ऐतिहासिक स्तर पर है। सोने का आयात। अगर हम 2025-26 के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत ने 24% की वृद्धि के साथ $71.98 बिलियन का सोना आयात किया है। $71 बिलियन से ज्यादा। बाप रे।
और ये सारा पैसा डॉलर में देश से बाहर जा रहा है। और इसी बीच एक और चीज हो रही है। विदेशी संस्थागत निवेशक, जिन्हें हम FII कहते हैं, वे भारतीय शेयर बाजार से लगातार अपना पैसा निकाल रहे हैं। वे अब तक 19.7 बिलियन डॉलर निकाल चुके हैं। हाँ, और इसका सीधा असर हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स पर पड़ा होगा। बिल्कुल पड़ा है। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 7.7 बिलियन डॉलर गिरकर 690.6 बिलियन डॉलर रह गया। तो स्रोतों में ये जो विदेशी निवेशकों के पैसा निकालने की बात है, मैं सोच रही थी कि इसका तंत्र असल में काम कैसे करता है। मतलब अचानक से ये 19 बिलियन डॉलर बाहर क्यों चले गए? देखिए, जब दुनिया के किसी भी हिस्से में युद्ध या बड़ी अस्थिरता होती है, तो जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स होते हैं वो घबरा जाते हैं, पैनिक करने लगते हैं। हाँ, उन्हें लगता है कि विकासशील देशों या उभरते बाजारों में उनका पैसा शायद डूब सकता है। इसलिए वे अपना पैसा वहां से निकालकर सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जगह में लगा देते हैं, जैसे कि अमेरिकी सरकार के बॉन्ड्स। अच्छा, तो वे यहाँ से पैसा निकालते कैसे हैं? जब वे भारतीय शेयर बाजार में अपने शेयर बेचते हैं तो उन्हें रुपए मिलते हैं। फिर वो उन रुपयों को वापस डॉलर में बदलते हैं और अपने देश ले जाते हैं। इससे हमारे बाजार में डॉलर की कमी हो जाती है और रुपए की कीमत गिरने लगती है। मतलब ये तो बिल्कुल एक आम परिवार की मासिक बजट की तरह हो गया ना। अगर रोजमर्रा का जरूरी राशन, जैसे कि यहाँ देश के लिए कच्चा तेल हो गया, अचानक बहुत महंगा हो जाए, तो घर परिवार को गहनों जैसी चीजों का खर्च तुरंत रोकना पड़ता है ताकि घर का बजट ना बिगड़े। एकदम सही एनालॉजी है। क्योंकि अगर राशन भी महंगा हो और आप गहने भी खरीदते रहें, तो फिर कर्ज लेने की नौबत आ जाती है। सरकार यहाँ यही कह रही है कि जो डॉलर बचे हैं उन्हें जरूरी तेल के लिए बचाकर रखा जाए, सोने पर खर्च ना किया जाए। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या भारत में सोना सच में एक लग्जरी है? या ये हमारी संस्कृति और आर्थिक सुरक्षा का इतना अहम हिस्सा है कि इसे रातों रात रोकना लगभग असंभव है? देखिए, ये एक बहुत ही जटिल विरोधाभास है। अगर हम इसे वृहद अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमी के नजरिए से देखें, तो सोना पूरी तरह से एक अनुत्पादक संपत्ति है, एक अनप्रोडक्टिव एसेट। मतलब वो कुछ पैदा नहीं करता? हाँ, बिल्कुल। जब कोई मशीन या फैक्ट्री लगाता है तो रोजगार पैदा होता है, सामान बनता है, लेकिन तिजोरी में रखा सोना कोई नया रोजगार पैदा नहीं करता। ये बस देश के डॉलर सोख लेता है। लेकिन जमीनी स्तर पर कहानी अलग है। बहुत अलग है। एक आम परिवार के लिए सोना कोई लग्जरी नहीं है, यह उनकी अंतिम आर्थिक सुरक्षा है। आपात स्थिति में जब बैंक या अन्य निवेश काम ना आए, तब सोना ही काम आता है। इसलिए इसे रोकना केवल एक आदेश देकर संभव नहीं है। सही कहा। और इन डरावने आर्थिक आंकड़ों को देखकर यह सवाल उठता है कि सरकार इस स्थिति को संभालने के लिए जमीन पे वास्तव में क्या कर रही है। मतलब क्या केवल अपील करना ही काफी है या इसके पीछे कुछ ठोस नीतियां भी काम कर रही हैं? दोनों मोर्चों पर एक साथ काम हो रहा है। प्रधानमंत्री की जो 7 सूत्रीय अपील सामने आई हैं, जिसमें पेट्रोल डीजल बचाना, 1 साल तक सोना न खरीदना, विदेश यात्राओं और डेस्टिनेशन वेडिंग से बचना, वर्क फ्रॉम होम को दोबारा अपनाना और वोकल फॉर लोकल का पालन करना शामिल है। ये तो जनता से एक सीधा संवाद है। हाँ, और गुड रिटर्न्स की रिपोर्ट में इसका एक बहुत ही रोचक उदाहरण भी दिया गया है। अच्छा, क्या है वो? कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने स्वैच्छिक रूप से 1 साल तक सोना न खरीदने का नैतिक संकल्प लिया है। उन्होंने सिर्फ शादियों जैसे विशेष पारिवारिक आयोजनों को इससे बाहर रखा है। और इसके साथ ही वे रोटेशन में 20% वर्क फ्रॉम होम और कारपूलिंग भी कर रहे हैं ताकि ईंधन बचाया जा सके। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी पहल है। हाँ, ये दिखाता है कि सरकारी तंत्र के भीतर से इस अपील को अमल में लाने की शुरुआत हो चुकी है। ये सांकेतिक कदम महत्वपूर्ण है, लेकिन सरकार केवल नैतिकता के भरोसे नहीं बैठी है। पीछे से कठोर नीतिगत बदलाव भी लागू किए गए हैं। जैसे सोने और चांदी पर जो आयात शुल्क होता है, यानी इंपोर्ट ड्यूटी, उसे बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। और कुछ रिपोर्ट्स तो इसे 18% तक बता रही हैं। टैक्स बढ़ा दिया गया है। हाँ, और साथ ही आभूषण निर्यातकों के लिए सोने के आयात पर 100 किलो की कैप यानी एक सीमा भी लगा दी गई है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर जनता सिर्फ अपील से नहीं मानती है तो आयात को महंगा करके सोने की खरीद को आर्थिक रूप से मुश्किल बना दिया गया है। और इन नीतियों का असर बाजार पर छिपा भी नहीं रहा है। मिंट की रिपोर्ट बताती है कि शेयर बाजार में टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स और सेनको गोल्ड जैसे बड़े ज्वेलरी शेयरों में 5% से लेकर 12% तक की भारी गिरावट दर्ज की गई है।
निवेशकों को डर है कि बिक्री गिरेगी। बिल्कुल, बाजार हमेशा सेंटिमेंट पर चलता है। लेकिन इसी बीच डेली हंट और न्यूज़एक्स के एक सर्वे का आंकड़ा सामने आया है जिसमें 61% लोगों ने कहा है कि वे पीएम की अपील के बाद सोना खरीदना टाल देंगे। लेकिन क्या ये सच में ज़मीनी हकीकत है? मतलब क्या लोग सच में अपनी बेटियों की शादियों के लिए सोना खरीदना बंद कर देंगे या ये सिर्फ सर्वे में देशभक्ति दिखाने का एक तरीका है? मुझे तो ये ऐसा लगता है जैसे एक उफनती हुई नदी की बाढ़ को महज रेत की कुछ बोरियों से रोकने की कोशिश करना। इस सर्वे पर संदेह करना बिल्कुल स्वाभाविक है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बाजार के विशेषज्ञों ने यह स्पष्ट किया है कि जिन घरों में शादियां तय हैं वो सोना खरीदेंगे ही। कोई भी परिवार शादी के गहनों से समझौता नहीं करता। बिल्कुल नहीं करता। हाँ, जो लोग केवल निवेश के लिए मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए सोना खरीद रहे थे वो जरूर कुछ समय के लिए रुक सकते हैं या फिर डिजिटल गोल्ड की तरफ मुड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ मुख्य बात सोने की भौतिक मात्रा को रोकना नहीं है, बल्कि इस पूरी रणनीति के पीछे का मनोविज्ञान है। और इसी मनोविज्ञान को टाइम्स ऑफ इंडिया के ओपिनियन पीस में व्यवहार आधारित शासन या बिहेवियरल गवर्नेंस कहा गया है। मुझे लगता है इस पूरे मुद्दे का शायद सबसे गहरा पहलू है। सरकार ने सीधे तौर पर कोई आपातकाल नहीं लगाया, पेट्रोल की राशनिंग नहीं की। हाँ, कोई जबरदस्ती नहीं की। बिल्कुल, बल्कि लोगों की आदतों को बदलने और उनके व्यवहार को एक दिशा देने की कोशिश की है। तो मैं ये सोच रही थी कि ये रणनीति असल में काम कैसे करती है। देखिए, बिहेवियरल गवर्नेंस शासन का एक बहुत ही सूक्ष्म और प्रभावशाली तरीका है। जब कोई बड़ा आर्थिक या भू राजनीतिक संकट आता है तो जनता में डर और घबराहट फैलने लगती है। पैनिक। हाँ, और इस घबराहट में लोग जमाखोरी या पैनिक बाइंग शुरू कर देते हैं। अगर अफवाह फैल जाए कि कल से पेट्रोल महंगा होने वाला है तो लोग आज ही अपनी गाड़ियों की टंकियां फुल कराने लगते हैं। बिल्कुल, लंबी लाइनें लग जाती हैं। वही तो, जिससे जो संकट भविष्य में आने वाला था वो आज ही आ जाता है। बिहेवियरल गवर्नेंस इसी डर को नियंत्रित करता है। यह जनता को यह एहसास कराता है कि वो समस्या के मूक दर्शक नहीं है, बल्कि समाधान का एक सक्रिय हिस्सा है। और इतिहास में इस तरह की अपीलों के कई दिलचस्प उदाहरण मौजूद हैं। जैसे 1962 में चीन युद्ध के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने राष्ट्रीय रक्षा कोष के लिए देशवासियों से सोने और पैसों का दान करने की अपील की थी। हाँ, और लोगों ने बढ़-चढ़ के हिस्सा लिया था। बिल्कुल। फिर 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने देशवासियों से सप्ताह में एक दिन उपवास करने का आग्रह किया था ताकि अनाज की कमी से निपटा जा सके। और 1971 में भी इंदिरा गांधी ने ऐसी ही अपीलें की थी। संकट के समय जनता को मात्र करदाता की जगह एक सैनिक या भागीदार बनाने की ये एक पुरानी और परखी हुई रणनीति है। लेकिन आज के संदर्भ में एक बड़ा सवाल उठता है। 1960 के दशक का भारत और आज का डिजिटल युग का भारत बहुत अलग है। बहुत अलग है, बिल्कुल। आज जहां लोग इंस्टाग्राम पर डेस्टिनेशन वेडिंग्स और लग्जरी लाइफस्टाइल का प्रदर्शन करते हैं, क्या वे महज एक अपील पर अपनी आदतों में इतना बड़ा त्याग करेंगे? यही वो चुनौती है जिसका सामना आधुनिक बिहेवियरल गवर्नेंस को करना पड़ता है। आज उपभोक्तावाद अपने चरम पर है, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्यवहारिक अपीलें बहुत तेज और कम लागत वाली होती हैं। मतलब कोई पैसा खर्च नहीं होता। हाँ, और कोई नया कानून पास करने में महीनों लग जाते हैं, जबकि एक प्रभावी अपील रातों रात बाजार की भावना को बदल सकती है। आज हम देख रहे हैं कि देशभक्ति की एक नई परिभाषा गढ़ी जा रही है। आज की देशभक्ति केवल सीमा पर